हाय हेलो। ये है F1 और मैं हूं आशीष जोशी। दोस्तों, ट्रिपल हेडर शुरू हो रहा है, यानी कि 3 लगातार F1 वीकेंड्स, 3 लगातार F1 के रेसेस। और हम शुरुआत कर रहे हैं जापान के साथ, द जापानीज ग्रां प्री एट द सुजुका इंटरनेशनल सर्किट। सर्किट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मतलब प्रैक्टिस सेशंस हो गए हैं, आज क्वालिफाइंग सेशन भी हो गया। लेकिन एक बार सर्किट के बारे में बात करते हैं। ट्रैक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेआउट है। इंटरेस्टिंग मतलब इट इज वन ऑफ अ काइंड लेआउट। F1 ट्रैक को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न्स में गिना जाता है, लेकिन सुजुका एक ऐसा सर्किट है जिसको ये दोनों पैटर्न्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये है एक फिगर 8 के शेप में। यानी कि ट्रैक बीच में एक बार अपने आप को ही क्रॉस कर लेता है। सो ये होंडा बेस्ड, होंडा ओन्ड ट्रैक है। सोइचिरो होंडा, द फाउंडर ऑफ होंडा, होंडा कंपनी हम सब जानते हैं ना, गाड़ियां बनाते हैं, मोटर बाइक्स बनाते हैं। रेडबुल फिलहाल जिसके इंजन इस्तेमाल करते हैं वो ही होंडा। तो इस कंपनी के जो फाउंडर है सोइचिरो होंडा, उन्होंने ये ट्रैक बनाया। इस ट्रैक का डिजाइन जॉन ह्यूगन होल्ट्स ने बनाया है। ओके, जॉन ह्यूगन होल्ट्स डच ट्रैक डिजाइनर है। तो उन्होंने ये ट्रैक को डिजाइन किया है। ही इज द सेम गाय हु हैज आल्सो डिजाइन्ड ज़ांगबूट। जॉन ह्यूगन होल्ट्स के डिजाइन के ट्रैक्स की स्पेशलिटी ये रहती है कि वो सर्किट्स, वो ट्रैक्स ड्राइवर को हर तरीके से चैलेंज करते हैं। और ये सर्किट, द सुजुका इंटरनेशनल सर्किट, भी ऐसा ही एक सर्किट है। एक बार मैप पे नजर डालते हैं। स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट के बाद टर्न 1 एंड 2 का एक सीक्वेंस आता है, फिर से वेरी सिमिलर टू चाइना। यहां पे भी टर्न 1 थोड़ा ओपन रहता है, इट्स अ राइट हैंड टर्न। टर्न 2 थोड़ा टाइट होता है। वहां से हम जाते हैं इनटू द आइकॉनिक एसेस, ऑल्सो नोन एज द शूमाकर एसेस, क्योंकि माइकल शूमाकर को ये सीक्वेंस इस ट्रैक का बहुत ही पसंद था। F1 कैलेंडर का उनका सबसे फेवरेट सीक्वेंस आई थिंक वर द सुजुका एसेस। सो दे आर ऑल्सो नाउ नोन एज द शूमाकर एसेस। एंड माइकल शूमाकर वाज वेरी गुड व्हेन इट केम टू दिस पार्ट। पहले एक लेफ्ट टर्न, फिर उसके बाद एक राइट टर्न, फिर से एक लेफ्ट टर्न, गोइंग इनटू द राइट टर्न, गोइंग इनटू द डनलॉप कर्व, गोइंग इनटू द टू राइट हैंडर्स, द डेगनर टर्न्स, द डेगनर कर्व्स। वो आगे जाके बढ़ते हैं एक हेयरपिन के पास। दिस इज द स्लोएस्ट कॉर्नर ऑन द रेस ट्रैक एंड इट इज अ कॉर्नर दैट टेस्ट्स योर पेशेंस। बहुत ही छोटा टर्न है वैसे तो, लेकिन इतना स्लो है और इतना चैलेंजिंग है, इतना ट्रिकी है कि ऐसा लगता है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। व्हेन यू टेक इट इन द राइट वे, इट स्टिल फील्स एज इफ इट इज नॉट एंडिंग एट ऑल। बहुत ही आसान होता है यहाँ पे वाइड जाना, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। गोइंग इनटू द टर्न 12, अ वेरी लॉन्ग राइट हैंडर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो नोन एज द 200R, which takes us to the spoon curve. दिस इज अ डबल एपेक्स हेयर पिन, अ लेफ्ट हेयर पिन। पहले एक एपेक्स आता है लेफ्ट हैंडर, लेकिन पूरा ट्रैक सीधा नहीं होता। द टर्न काइंड ऑफ स्टिल कंटिन्यूज गोइंग इनटू अ टाइटर लेफ्ट हैंडेड एपेक्स, सॉरी, गोइंग इनटू द बैक स्ट्रेट व्हिच टेक्स अस थ्रू अ स्मॉल लेफ्ट टर्न। मैं उसे स्मॉल कह रहा हूं क्योंकि वो टाइट नहीं है, लेकिन द स्पीड एट विच इट इज टेकन, इट फील्स वेरी वेरी टाइट, बट इट रियली कम्स एंड गोज वेरी इजीली। तो वहां पे मिस्टेक्स होना भी काफी आसान होता है। दैट इज नोन एज द 130R। देन वी गो इनटू द कैसियो ट्रायंगल व्हिच इज द फाइनल शीकेन गोइंग बैक ऑन टू द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट। बहुत ही चैलेंजिंग सर्किट है ये। 5.8 किलोमीटर्स का लेआउट है। रेस 53 लैप्स की होगी। वंस अगेन एक हाई डाउनफोर्स सर्किट है, लेकिन हाई डाउनफोर्स के साथ साथ इसमें काफी स्ट्रेट्स भी है, तो गाड़ी को हाई डाउनफोर्स देना पड़ता है। द पेस इज फाउंड बाय द ड्राइवर इज really driving the car to its limits, maybe pushing the boundaries at many times। जैसे कि ये एसएस, वहां पे गाड़ी को प्रॉपरली उसी लाइन से लेके जाना while maintaining the speed is very tricky। एस कर्व्स जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे आपका स्पीड भी थोड़ा कम होता है, आपको डाउन शिफ्ट भी करना होता है। सो डाउन शिफ्टिंग एट द राइट टाइम, होल्डिंग द प्रॉपर रेसिंग लाइन इज वेरी ट्रिकी थ्रू ऑल दोस कॉर्नर्स। टर्न्स 1 और 2 भी एक्चुअली काफी ट्रिकी है। टर्न 1 जहां पे शुरू होता है वहां पे आई थिंक द डीआरएस जोन इज ऑल्सो थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है, एंड इट इज पॉसिबल टू कीप द डीआरएस विंग ओपन व्हेन यू आर इनिशिएटिंग टर्न 1। लेकिन ये बहुत ही संभल के करना पड़ता है, गाड़ी को कंट्रोल करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। टेल विंड कभी कभी होता है, जब भी टर्न लेते वक्त गाड़ी थोड़ी बहुत अनकंट्रोल्ड बिहेवियर दिखा सकती है।
जैसे जैक डूहन ने फाइंड आउट किया FP2 में, ही ट्राइड टेकिंग द टर्न 1 विद द DRS विंग ओपन और गाड़ी का पूरा कंट्रोल छूट गया एंड ही हैड अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट इन FP2. क्रेडिट टू द अल्पिन मैकेनिक्स, द अल्पिन टीम के, उन्होंने जैक डूहन के गाड़ी को रिपेयर किया एंड ही वाज एबल टू पार्टिसिपेट इन FP3 एंड द क्वालिफाइंग सेशन. क्वालिफाइंग के ऊपर हम बाद में बात करते हैं जरा. लेकिन यस, टर्न 1 एंड 2 आर आल्सो प्रीटी पनिशिंग. द एस कर्व्स आर वेरी चैलेंजिंग. द डेगनर्स, द टू राइट हैंडर्स, बहुत ट्रिकी है क्योंकि आपको कितना एपेक्स का कर्व लेना है, आपको एग्जिट पे कितना कर्व लेना है, आपको किस तरीके से गियर डाउन करना है. तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है पूरा सीक्वेंस. हेयरपिन के बारे में जैसे हमने बात किया कि बहुत आसान होता है यहाँ पे गाड़ी वाइड जाना, अंडर स्टीयर एक्सपीरियंस कर सकते हो आप. तो वहां पे भी यू हैव टू डाउन शिफ्ट एंड रिड्यूस द स्पीड एट द एग्जैक्ट राइट टाइम इन द एग्जैक्ट मेथड सो दैट यू आर एबल टू टेक दैट हेयरपिन वेरी नाइसली. एग्जिट बहुत ट्रिकी है बिकॉज यू नीड टू बी वेरी क्विक ऑन इट, लेकिन बहुत पावरफुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे फिर ओवरस्टीयर महसूस कर सकते हैं, जैसे आई बिलीव यूकी सुनोडा ने एक्सपीरियंस किया था फ्री प्रैक्टिस सेशंस में. दैट गोज इनटू द लॉन्ग राइट हैंडर. ऐसे लगता है कि वो राइट हैंडर बस चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि स्पून कर्व कब आ रही है. द नेक्स्ट, द डबल एपेक्स लेफ्ट हैंडर हेयरपिन. तो you have to be really ready after the 200R for the spoon curve. You have to be alert. All of this at the speed of 300 kilometers per hour. So spoon curve वापस एक एपेक्स खत्म होने के बाद थोड़ा एक्सेलरेट करके फिर से डाउन शिफ्ट करके you have to go into the second apex. So ये बहुत tiny calculations है for all these corners and it is really tricky. Going into the 130R, तो मैंने कहा कि इट इज अ स्मॉल लेफ्ट हैंडर, डजंट एग्जैक्टली फील टाइट, द एंगल इट इज प्रीटी ऑब्ट्यूज, बहुत बहुत टाइट टर्न नहीं है, बट यू आर डूइंग इट फ्लैट आउट. एंड फॉर एन F1 ड्राइवर टू टेक अ 130R एट फुल थ्रॉटल इज ब्रेव. ऑन बोर्ड फुटेज अगर देखेंगे तो फिर बहुत सारे ड्राइवर्स थोड़ा लिफ्ट ऑफ करते हैं, ओके, थोड़ा सा स्पीड शेव ऑफ करते हैं, टेक द 130R एंड देन कंटिन्यू गोइंग फुल थ्रॉटल अगेन टिल द फाइनल शिकेन. ऐसा बहुत देखने मिलेगा. देयर आर अ फ्यू ड्राइवर्स हु आर रियली ब्रेव हु टेक द 130R एट फुल स्पीड्स एंड दैट टाइम इट इज वेरी वेरी स्कैरी, क्योंकि वहां पे वापस इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कैलकुलेशन कि गाड़ी किस तरीके से टर्न करनी है, कौन से एंगल पे अप्रोच करना है, कितना एपेक्स कर्व लेना है, कितना कितना एग्जिट पे आना है, बिकॉज देन यू आर सपोज टू सेट अप द कार अगेन फॉर द फाइनल शिकेन. द फाइनल शिकेन अगेन you have to ride along the curves. That destabilizes that car a little bit, so it can basically either face some sort of an oversteer, even understeer for that matter, while you're entering the chicane. And sometimes the speed is so much कि दूसरे एपेक्स पे भी अंडरस्टीयर महसूस होके शायद आप स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट के लिए प्रॉपरली लाइन अप नहीं कर पाएंगे गाड़ी, जहां पे स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे है DRS. सो यू हैव टू एग्जिट द शिकेन एट द एग्जैक्ट राइट वे, अदरवाइज DRS you're fodder for the person behind. सो इसलिए काफी चैलेंजिंग ट्रैक है. कुछ टर्न्स पे नेगेटिव बैंकिंग है, नेगेटिव कैम्बर है, तो जिसकी वजह से उन टर्न्स को बहुत ही अच्छे से जज करके वहां पे जाना पड़ता है, उन टर्न्स को अप्रोच करना पड़ता है. बट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक जो आई थिंक हमें क्वालिफाइंग में काइंड ऑफ देखने मिला. देयर वाज ट्रैक इवोल्यूशन, इसीलिए ऑफ कोर्स द टाइमिंग्स वर इंक्रीजिंग, और देयर वर मेनी ड्राइवर्स हु बेसिकली पुट इन मल्टीपल लैप्स. सो फॉर्चुनेटली वेदर फोरकास्ट जापान का ये वीकेंड के लिए इट इज वेरी कूल टेम्परेचर्स, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्रीज. सो इसलिए टायर वेयर ज्यादा नहीं है. लेकिन यहाँ पे अभी एक दूसरा प्रॉब्लम ड्राइवर्स को ऐसे होने वाला है जो कल के रेस में भी होगा, और कल के रेस में इनफैक्ट बारिश का प्रेडिक्शन है, तो इसलिए ऑल कैलकुलेशंस कैन बेसिकली गो डाउन टू डस्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, राइट. सो अभी कल टायर्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर टायर वेयर ज्यादा होता है, टायर डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, करेक्ट. लेकिन जब भी टेम्परेचर्स कम होते हैं, when the track temperature is low, when the air temperature is low, the tires go through something known as cold graining, जहां पे टेम्परेचर टायर में रहता नहीं, तो इसलिए बिना ऑप्टिमम टेम्परेचर के जब भी ट्रैक पे वो टायर्स चलते हैं
तो रबर बस हीटिंग अप में ही वेयर आउट होने लगता है. सो ऑब्वियसली टायर की ग्रिप उतनी अच्छी नहीं मिलती एंड दे ऑल्सो वेयर आउट क्विकली. दैट टाइप ऑफ कोल्ड ग्रेनिंग इज समथिंग दैट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इन द प्रैक्टिस सेशंस. इसीलिए लेकिन टेम्परेचर्स कम है, इसलिए आउटलैप पे भी कुछ ड्राइवर्स अच्छे से पुश कर पाए. जो यूजुअली हम देखते हैं कि ड्राइवर्स थोड़े स्लोली चलाते हैं, थोड़ा टायर्स को ज्यादा हीट अप नहीं करना है लेकिन टेम्परेचर्स मेंटेन करके रखना है. तो यहाँ पे दे वर एबल टू पुश द टायर्स अ लिटिल बिट, जिसके और टायर्स टिक भी रहे थे उसकी वजह से, इसीलिए सॉफ्ट टायर पे भी मल्टीपल लैप्स डाले. या फिर फरारीज, आई थिंक फरारीज इन Q2 used the scrub softs from Q1. ऑफ कोर्स उन्हें न्यू सॉफ्ट्स पे तो आना ही पड़ा, बट ठीक है. सो टायर्स विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग इफ देयर इज एनी कार दैट इज गोइंग टू गो थ्रू कोल्ड ग्रेनिंग वगैरह वगैरह. देखना पड़ेगा कल की रेस, उसके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी. एंड ऑब्वियसली बारिश के चांसेस है, 60 to 70% चांसेस ऑफ रेन, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग टू लुक आउट फॉर टुमारो. लेकिन कल के रेस के बारे में हम कल बात करेंगे. अभी फिलहाल बात करते हैं क्वालिफाइंग के बारे में. क्वालिफाइंग खत्म हो चुकी है एंड व्हाट वी हैव इन स्टोर, द लाइनअप. पहले बात करते हैं बॉटम 5 की. Position number 20 is Lance Stroll, 19 is Jack Doohan, 18 Esteban Ocon, 17 Bortoleto and 16 Nico Hulkenberg. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ना the status quo has been maintained. Yeah, we are back to square one. Lance Stroll at the back of the grid. Jack Doohan, हाँ उसको FP2 मिला ही नहीं, वैसे उसके वजह से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी हुआ था. तो when you do not get enough practice time on this particular track, you're bound to suffer, and that is what we saw with Jack Doohan. Esteban Ocon, a very surprising performance. Haas F1 के लिए down in 18th place, did not seem to set up his car properly and also was not able to set up his qualifying lap properly. And then we have the Stake F1 Kick Sauber team in 16th and 17th with Nico Hulkenberg just in front of his teammate. So yeah, nothing special here. लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा जैक डूहन के बारे में. हमने बात की है कि उसके पास शायद सिर्फ 6 रेसेस है ये प्रूव करने के लिए. सो फार द सीजन इज नॉट गोइंग गुड एट ऑल. It is, he is lucky that he is not the first driver to be replaced on the grid right now. you know so anyway, लेकिन जैक डूहन को अगर सच में अपनी सीट अगर सिक्योर करनी है, अगर रखनी है, then these performances are not helping. And it is not just about the performances, but it is also about the crashes. Third race, and I think this is his third crash. I think those economical damages are not going to be helping Flavio Briatore. Yeah, Jack Doohan will have to step up a bit, because this is just not good enough. ठीक है, नेक्स्ट Q2 में जो एलिमिनेट हुए उनके बारे में बात करते हैं. 11th is Pierre Gasly, 12th is Fernando Alonso, 13th is Liam Lawson, 14th is Yuki Tsunoda, 15th is Carlos Sainz. अभी ओके, Carlos Sainz actually qualified 12th. ओके, लेकिन क्वालिफाइंग के बीच में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब लुइस हैमिल्टन आई थिंक अपनी एक फ्लाइंग लैप शुरू कर रहा था, तभी कार्लोस साइंस ने उसे इंपीड किया, जिसके वजह से कार्लोस साइंस को एक 3 प्लेस की ग्रिड पेनल्टी मिली. दैट इज द रीजन व्हाई ही इज डाउन इन 15th प्लेस. बट ऑल इन ऑल, Carlos Sainz still needs to find a better tuning with that Williams car. This is the talking point though. Grid row number 7 locked out by the Red Bull drivers, Red Bull family drivers. 13th position Liam Lawson, demoted to Visa Cash App Racing Bulls. 14th position Yuki Tsunoda, Max's new teammate in the Red Bull Racing. So actually एक बात बताऊं दोस्तों, मैंने वीडियोस बनाए थे, मेरे हार्ड डिस्क में स्टोर्ड थे. दे वर शेड्यूल्ड टू गो ऑन यूट्यूब, बट आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट हैपेंड विद द यूट्यूब अपलोड प्रोसेस. के प्रोसेस करते वक्त वो फॉर सम रीजन कैंसिल हो गए, इसीलिए मेरे पहले के वीडियोस फॉर सम रीजन आए ही नहीं. लेकिन मेरा एक प्रेडिक्शन था ये रेस के पहले कि Yuki Tsunoda will do better in the Red Bull than Liam Lawson did, but Liam Lawson will still qualify in a better position than Yuki Tsunoda.
Is this the reflection of it? See, on paper, yes, it is. But the way I had it in my mind, no, it isn't. No, it isn't. I expected Liam Lawson to be much higher than this position. Much higher. And he is down there in 13th place, eliminated in Q2. मतलब लियम लॉसन के 13th position in the Visa Cash App Racing Bulls is not as good a result as Yuki Tsunoda in the Red Bull car in the 14th position. अब तक ये एस्टैब्लिश हो गया है कि रेड बुल रेसिंग की जो गाड़ी है, ओके, मैक्स वर्स्टैपन की जो गाड़ी है, वो बहुत ट्रिकी है चलाने. यूकी सुनोडा केम आउट फायरिंग. This 14th position is not reflective of what Yuki Tsunoda can actually do in the car at this particular track either. क्योंकि practice sessions में it was fantastic. It was surprising to see Yuki Tsunoda only 2/10, 3/10, maybe 4/10 away from Max Verstappen. That by itself was a big step up compared to Liam Lawson, compared to what Liam Lawson was doing in that car for the previous two races. तो इसलिए यूकी सुनोडा ने डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था रेडबुल के गाड़ी में प्रैक्टिस सेशंस के वक्त. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द क्वालिफाइंग इज Q2 में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से एक चीज हो रही है अभी फिलहाल जापान में, ये मतलब सुजुका इंटरनेशनल सर्किट पे ये वीकेंड के टाइम पे कि गाड़ियां जब भी वो ट्रैक को घिसते हुए जाती है तो वो जो स्पार्क्स है वो स्पार्क्स उड़ के ट्रैक के बाजू में जो घास है उस पे गिर रहा है और वो घास जलने लग रहा है. तो इसलिए बीच बीच में रेड फ्लैग आ रहा है क्योंकि वो आग को बुझाना जरूरी है. तो वैसा करते वक्त एक पॉइंट पे Q2 में एक पॉइंट पे एक रेड फ्लैग आ गया. आई थिंक some 8.5 minutes were left in the session. वो रेड फ्लैग आने के जब भी वो रेड फ्लैग आया, यूकी सुनोडा had still not got a lap on board. He did not have a banker. He did not have a flying lap done. He did not have a time set. After that, Yuki Tsunoda only got one lap to do. तो एक ट्रिकी गाड़ी में जब भी आप एक वो माइंड सेट डेवलप होने, कम ऑन, गिव यूकी सुनोडा सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिट, राइट? This is his first race in that Red Bull racing car and he's also very young. हाँ, उसके पास 4 सालों का एक्सपीरियंस है F1 में, but still he's pretty young. So to adjust to a new car, it is obviously going to be a little difficult. तो एक ही लैप मिली यूकी सुनोडा को and that one lap was not enough to basically put him in the top 10. I think he was 11th or something. लेकिन बाद में बाकी के ड्राइवर्स ने अपने अपने टाइम्स डेवलप किए, इंप्रूव किए and he fell down to 15th position in Q2. Carlos Sainz के पेनल्टी की वजह से he was promoted to 14th. But I think this is still a better performance by Yuki Tsunoda than what has been expected from the Red Bull racing car. I know उसका टीममेट कहाँ पे है ये देखने के बाद हम लोग बोलने वाले हैं कि यार still 14th position, so what is going on वगैरह वगैरह, ये सब होगा. But think about it. Visa Cash App Racing Bulls. लियम लॉसन इज इन 13th पोजीशन. उसके टीममेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब तक उसका नाम नहीं आया, यानी कि उसका टीममेट इज़ैक हाजा, ही क्वालिफाइड एंड वेंट इनटू Q3. So Isaac Hadjar definitely got a better position than Liam Lawson. One, okay. Yuki Tsunoda, if he were in that Visa Cash App Racing Bulls, I'm pretty sure he would have qualified into Q3, even if he received just one lap to do it. So I think, this row 7 battle between these Red Bull family drivers, especially the guy who has currently been demoted versus the guy who's currently been promoted. I think this battle, even if the result says Liam Lawson Yuki Tsunoda से बेहतर qualify कर चुका है, I still think that Yuki Tsunoda has given a better performance when it comes to this particular qualifying. Fernando Alonso, Pierre Gasly, yeah, I think they brought out the best that their car could do. Pierre Gasly 11th position again, बहुत damaging है Jack Doohan के लिए. They are in at two different ends of the bottom 10. So yeah, but Pierre Gasly and Alonso, I think गाड़ी से जितना possible था उतना सब कुछ उन्होंने extract किया and ultimately that is the result that they basically got. Now let's talk about the top 10. 10th position, Oliver Behrman. What a fantastic result.
और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एस्टेबान ओकॉन का परफॉर्मेंस ये और भी सरप्राइजिंग था. Oliver Behrman with a beautiful lap up in P10th position, Esteban Ocon 18th, so you can see the difference. But fantastic result for Oliver Behrman. इसका भी एक ये पहला फुल फुल टाइम ड्राइवर के हिसाब से पहला सीजन है ये F1 में. In P9 position, Alex Albon stepping up his game, or really just again putting that Williams car where it probably does not deserve. This is going to be a very interesting observation throughout the season. एक तो एलेक्स एल्बॉन वर्सेस कार्लोस साइंस, ये टीममेट बैटल देखना जरूरी है. और यहाँ पे ये फिगर आउट करना कि ये विलियम्स एग्जैक्टली कितनी अच्छी गाड़ी है. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई है इस बार विलियम्स ने, लेकिन चाइना में 1 लैप पेस नहीं था. रेस पेस अगेन एलेक्स एल्बॉन ने बहुत ही अच्छी चलाई गाड़ी चाइनीज ग्रां प्री में. अभी जापान में भी ही इज क्वालिफाइड 9th एंड आई थिंक ही शुड बी रियली हैप्पी विद इट. लुइस हैमिल्टन 8th पोजीशन. लुइस हैमिल्टन विल बी डिसअपॉइंटेड. He was searching for the performance big time, lekin yeah, at the end of the day a P8 is not something that Lewis Hamilton is going to be happy with it. Ferrari does not look entirely bad on this circuit. बात करेंगे आगे. P7 is Isaac Hadjar. There you go. Visa Cash App Racing Bulls. Isaac Hadjar को एक स्पेशल शाउट आउट भाइयों, क्योंकि Q1 में he was absolutely unhappy with whatever that was in his car. Whatever in the sense, उसके कॉकपिट में कुछ तो प्रॉब्लम था. Either the seat position, either the seat. लेकिन बाद में there was one of the mechanic, one of the pit crew members who was adjusting his seat belt, so maybe seat belt गलत तरीके से बांधा गया था, या जो भी हो. जो हेलमेट के स्लिट से भी जब भी वाइजर ओपन था और उसमें से भी जो एक्सप्रेशंस उसके दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बंदे को बहुत दर्द हो रहा था. सो मे बी इट वॉज अ लिटिल टू टाइट और इट वॉज वेरी ऑकवर्डली प्लेस्ड, और क्या था अभी पता नहीं. बट ईजैक हैजार वॉज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल द एंटायरिटी ऑफ Q1. एंटायरिटी Q1 में भी, मतलब फाइनल लैप डालने तक ईजैक हैजार वॉज P19 P20 आई गेस. He put in the final flying lap and that was enough to get him qualified from Q1. और Q1 और Q2 के ब्रेक में उन्होंने शायद वो जो कुछ भी प्रॉब्लम था उसको रिपेयर किया, and ultimately he has delivered a performance which has taken him to the 7th position. This is an absolutely stunning performance by Isaac Hadjar. मतलब सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद to bring that car into P7 is a fantastic performance. लेकिन गाड़ी में अनकंफर्टेबल होते वक्त to deliver a performance that took him out of the bottom 5 was by itself a fantastic job. So Isaac Hadjar, brilliant job, very well done. Grid में row 3 is locked by the Mercedes, George Russell and Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli का कहना है कि उसको he is facing the challenges of this track. He is pushing his car to the absolute limit. The timings aren't exactly the best, but they aren't exactly bad either. So I think he's doing a good job. लेकिन और उसे पुश करने की जरूरत है, उसे और लिमिट्स को थोड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत है, जो उसे मिल नहीं रहा है. ये उसका बहुत ही ऑनेस्ट स्टेटमेंट है. I am loving Andrea Kimi Antonelli right now. He's just so honest, so open, so transparent, and very humble about all of that. If it is a good performance, it is a good performance. If it is a bad performance, he knows why it is. If he doesn't know, he's also open about that. He's honest about that. That उसे नहीं पता है कि क्यों वो टाइम नहीं आ रहा है या फिर क्यों गाड़ी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, ये उसे पता नहीं. लेकिन बंदा खोज रहा है, बंदा ढूंढ रहा है. ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है किमी एंटोनेली के बारे में. जॉर्ज रसल P5, he won't be happy with this. Oh, guys, qualifying में if there was one person who was battling against the McLarens, who was splitting them up at times, एक ड्राइवर जिसे उम्मीद थी कि इस ट्रैक पे McLaren 1-2 नहीं होगा, that driver was George Russell. George Russell is doing a fabulous job with that Mercedes right now. He's really stepped up his game. He has really become the number one, the lead driver of the Mercedes team. Of course, जॉर्ज रसल का पोस्ट क्वालिफाइंग मीडिया इंटरव्यूज में स्टेटमेंट था कि he tried something different with his tires, probably exactly the way he tried it at China. चाइना में उसका इफेक्ट हुआ, लेकिन जापान में उसका इफेक्ट हुआ, लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हुआ. He was not able to bring out the best in the car.
was not able to set up his qualifying lap properly, and which is the reason why he is down there and at P5. P4 is Charles Leclerc. Charles Leclerc would be very happy, I think, and I think Ferrari will also say कि इसके वजह से मैंने कहा था कि Ferrari गाड़ी looks good at Suzuka. The Ferrari car looks good. Of course, Charles Leclerc was also pushing it, managed to extract as much from his car as possible. Lewis Hamilton was not able to gel up with the car enough during the laps, but Charles Leclerc managed to do that. And P4, he should be very happy with it. P3 is Oscar Piastri. P2 is Lando Norris. I'm just going to go out and say it, okay? P3 is Oscar Piastri. P2, Lando Norris. P1, Max Verstappen, baby. Oh my God. Oh my God, that final shootout, the final shootout between these two McLarens and Max Verstappen. Max Verstappen in what is easily the fourth fastest car on the grid right now. Guys, cinema. That is what it was. It was absolute cinema. Fantastic lap by Lando Norris. उसकी पहली जो flying lap थी, fantastic lap. Blew everybody away. I think that lap was the first lap to go into the 1 minute 36s. 1 minute 36.995. I think that was the lap that Lando Norris put as the Q3 session began. Q3 session के दूसरे flying laps के लिए जब ये सब लोग बाहर निकले, okay, Charles Leclerc put his lap time on the board, George Russell put his lap time on the board, and then came Max Verstappen, who did not put a single purple sector. Yeah, I believe there was no purple sector. It was all greens. एक भी सेक्टर ग्रिड पे सबसे फास्टेस्ट सेक्टर नहीं था, लेकिन खुद का बेस्ट सेक्टर था. एंड दैट मैन वेंट ऑन पोल एट द एंड ऑफ द लैप. सो दैट यू नो ये जो मैंने कहा ना कि Japan is a challenging circuit. You might be able to nail one turn, one particular turn, one particular sequence of turns, one particular sector. You will be able to nail it, precise, perfect. लेकिन बाकी के sections में अगर किसी turn पे किसी स्पून कर्व फॉर एग्जांपल या फिर 130R या फिर द फाइनल शीकेन, कहीं पे भी अगर आप थोड़े भी टेंटेटिव हो जाए, कहीं पे भी आप अगर थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट या फिर थोड़े और या फिर थोड़ा कंट्रोल अगर छूट जाए, थोड़ी सी भी अगर गलती हो, then you can lose the entire lap. That is something that Max Verstappen decided not to do. He decided to be fast everywhere, not necessarily faster than everybody else, but fast all around the lap. The lap was the fastest lap. Then it doesn't matter if he did not get the fastest sector. And it was a crazy lap, crazy lap. I jumped. मतलब मैं कूदा था. मैं अगर ऐसे रेस देखते वक्त अगर मैं बैठ के रेस देख रहा हूँ, and I jumped. I literally jumped out of my seat at that particular lap. Brilliant. Lando Norris definitely pushing him to the limits, to the extremes, and it was an incredible lap time by Lando Norris as well. और उसी के पीछे पीछे ऑस्कर पियास्ट्री. आई थिंक ऑस्कर पियास्ट्री वेंट अ लिटिल स्मार्ट. ऑस्कर पियास्ट्री का फर्स्ट सेक्टर एक्चुअली येलो था. ओके, एक्चुअली येलो था. सो आई थिंक व्हाट ऑस्कर पियास्ट्री ट्राइड टू डू इज, उसने पहले सेक्टर्स में टायर्स को शायद थोड़ा प्रिजर्व किया, बैटरी शायद प्रिजर्व की होगी, पता नहीं, मतलब समथिंग लाइक दैट आई थिंक ऑस्कर पियास्ट्री डिड. एंड द सेक्टर 2 and sector 3 was just purple by Oscar Piastri, but it was good enough for P3. P1, Max Verstappen. Now think about it. Think about it. Max Verstappen का lap time उससे 12 thousandths of a second पीछे है Lando Norris in P2, और Max Verstappen से 44 thousandths of a second पीछे है Oscar Piastri. It is less than 500ths of a second covering the top three. And that is just absolutely crazy. और ये
दोस्तों ये देखने में जो मजा आने वाला है, अभी कल की रेस शुरू होगी, मैक्स वर्स्टैपन ऑन पोल, लैंडो नॉरिस एंड ऑस्कर पियास्ट्री बोथ द मैक्लारेन्स बिहाइंड हिम। यहाँ पे मैक्लारेन को शायद शायद टीम गेम खेलना पड़ेगा ताकि मैक्स वर्स्टैपन को ओवरटेक कर पाए। सुजुका पे, इस सर्किट पे ओवरटेकिंग इतना आसान नहीं है, ओके क्योंकि यू नो दीज आर ऑल रियली फास्ट कॉर्नर्स, द एसेस are just crazy to drive upon, especially when you have a car in front of you. हमने जो डर्टी एयर के बारे में बोला था याद है? सो चाइनीज ग्रां प्री के टाइम पे हमने डर्टी एयर के बारे में डिस्कस किया था। तो ये एसेस पे तो डेफिनेटली महसूस होगा, ये डिग्नर्स में महसूस होगा, हेयर पिन के बाद जो वो 200R है वहां पे, स्पून कर्व, द 130R, योर बेस्ट चांस ऑफ एन ओवरटेक इज 130R पे आप कुछ भी करो और सामने वाले गाड़ी से चिपक के रहो, ओके। फाइनल शीकेन आएगा, फाइनल शीकेन पे भी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करो, राइड एज पर द कार दैट इज लीडिंग इज ड्राइविंग। जैसे ही पहली वाली गाड़ी एग्जिट लेगी, आपका भी एग्जिट वैसे ही मैच करके लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द डीआरएस ऑन द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट। यू हैव टू मेक द ओवरटेक हैपन बिफोर you are close to turn 1. That is your best chance. You have to go all the way past the car before turn 1. If you're side by side, turn 1 पे फिर से आप पोजीशन लूज कर जाओगे। So I think tomorrow something of that sort I think McLaren को करना पड़ेगा, ताकि वो मैक्स वर्स्टैपन एटलीस्ट एक गाड़ी सही, लेकिन मैक्स वर्स्टैपन को पीछे डालने के लिए ये करना पड़ेगा। वरना मैक्स वर्स्टैपन इन फ्रंट, आई थिंक ही विल कंट्रोल द पेस ऑफ द रेस। द डर्टी एयर might just be enough to damage the McLaren. ऑस्कर पियास्ट्री जब लीड कर रहा था चाइनीज ग्रां प्री, सी नथिंग वाज मैटरिंग टू हिम। लैंडो नॉरिस व्हेन ही वाज बिहाइंड ऑस्कर पियास्ट्री, व्हेन ही वाज गेटिंग क्लोजर, ब्रेक का इशू वो डर्टी एयर की वजह से हुआ मे बी। मैं ये बोल रहा हूं कि शायद वो रीजन हो सकता है क्योंकि स्प्रिंट में याद है लैंडो नॉरिस वाज बिहाइंड a Haas, I think, and he was not able to overtake the Haas. So, oh, he was behind Stroll. He was behind Stroll, guys. Sprint में Lando Norris was behind Lance Stroll. At one point of time, he got past Lance Stroll, but that was because of the DRS issue that Lance Stroll had. लेकिन McLaren गाड़ी डर्टी एयर की वजह से शायद डिस्टर्ब हो रही है। तो शायद if Max Verstappen can stay in front आफ्टर द फर्स्ट लैप, देन आई थिंक वो डर्टी एयर की वजह से मैक्लारेन की जो कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह होगी ना, वो भी थोड़ी बहुत फ्लॉप हो जाएगी। आई थिंक द कूलर टेम्परेचर्स, द कूलर ट्रैक टेम्परेचर्स, एयर टेम्परेचर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प रेड बुल रेसिंग। उनको टायर डेक का इशू नहीं होगा, उनके टायर्स थोड़े जल्दी वेयर आउट हो रहे हैं, करेक्ट। तो मैक्स वर्स्टैपन को टायर डेग्रेडेशन का इशू नहीं होगा। If he is leading the race, then he will be able to establish his own race strategy the way he wants. He will be able to drive it, control the pace of the race. Dirty air की वजह से McLaren की strategy, McLaren is good when it comes to tire preservation, tire management, लेकिन dirty air की वजह से वो शायद screw up हो सकती है, and they probably will not also be able to handle the pit stop strategies, you know, undercut या फिर overcut। वो भी मेरे ख्याल से McLaren को करना difficult होगा अगर वो मैक्स वर्स्टैपन के आगे बढ़ नहीं पाए तो इसलिए ऐसा ये कुछ तो मैक्लारेन को करना होगा। आई नो ये टाइम वापस, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द इश्यूज दैट आई हैड, माय प्रेडिक्शन वीडियो एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट। आई डोंट हैव इट ऑन माय चैनल राइट नाउ। लेकिन अभी अगर बोलने के लिए जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस दैट आई वांट टू मेक। आई वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट आई वांट टू हैपन, एंड आई वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट आई थिंक विल हैपन। व्हाट आई वांट टू हैपन, I want Max Verstappen to win. Guys, this is Suzuka circuit. This is the Japanese Grand Prix. This is Honda's home race. Honda और Red Bull के पार्टनरशिप की ये आखिरी जापानीज ग्रां प्री है। They have achieved such wonderful things, you know, in their time together, that I want Max Verstappen to give this gift to Honda. And I also want Max Verstappen to win so that the championship battle can remain a little closer than what it is right now. तो इसलिए yes, इसलिए मुझे चाहिए, I want Max Verstappen to win the Japanese Grand Prix.
I think Lando Norris will hold P2. I think Lando Norris will hold P2, and I think Charles Leclerc takes P3. Actually, you know what? I want to change a little bit. Max Verstappen first, Charles Leclerc second, Lando Norris third. That's my prediction for tomorrow. Actually, I want to change it again. Max Verstappen first, Charles Leclerc second, Oscar Piastri third. That's my final prediction. Yeah, let's go for it. I'm locking it in. Max Verstappen first, Charles Leclerc second, Oscar Piastri third. Lando Norris, again, no hard feelings, no offense, but that dude just is a little prone to mistake. एंड आई थिंक कल उससे कोई ना कोई तो गलती होने वाली है फिर से रेस के टाइम पे. इन FP1 एंड FP2 दोनों टाइम कुछ ना कुछ तो गलती हुई थी उसकी. You know, some sort of an understeer, some sort of an oversteer, and I think he knows that this is their best chance. 2025 is McLaren and Lando Norris's best chance for both the championships. और लैंडो नॉरिस को इस चीज का भी अंदाजा है कि ये एडवांटेज शायद शॉर्ट लिव्ड है. ओके, जैसे बहरीन में फरारी इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग अपग्रेड्स, न्यू फ्लोर, सो फरारी कैन बिकम अ लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव. Mercedes are working towards a better car and seems like they have found some sort of solutions. स्पेन से ये फ्लेक्सी विंग्स से रिलेटेड जो इश्यूज है तो उस पे भी FIA एक टेक्निकल डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके वजह से ये जो फ्लेक्सी विंग्स और मिनी DRS और ये सब जो ड्रामा है ना, उसको एक फाइनल फुल स्टॉप देने की कोशिश है FIA की. सो McLaren के पास जो भी एडवांटेज है फ्लेक्सी विंग्स की वजह से, वो आई थिंक स्पेन के बाद तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा. Which is the reason why I think Lando Norris wants to maximize whatever chances that he's getting, whatever points that they can get in the first half of the season before the Spanish Grand Prix. I think Lando Norris इस चीज का प्रेशर लेगा कल, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई गलती होने वाली है. चाइनीज ग्रां प्री के स्प्रिंट में भी उससे गलती हो गई. यू नो, एक पॉइंट पे टर्न थोड़ा वाइड करने के लिए, एंट्री वाइडन करने के लिए, ही वेंट अ लिटिल आउटसाइड ऑफ द ट्रैक, लॉस्ट मेनी पोजीशंस. Suzuka does not forgive mistakes. The punishment that Suzuka gives you if you commit a mistake are big. So Lando Norris से अगर एक भी छोटी सी गलती हुई, then I think that is going to result in a big loss for Lando Norris. And I think somewhere, somehow, Oscar Piastri might just not be able to hang on with the Red Bull. And maybe McLaren might just commit some sort of a pit stop error. That is probably stretching it. I don't know how Oscar Piastri will go behind Charles Leclerc. Okay, Charles Leclerc उसे कैसे ओवरटेक करेगा ये मुझे पता नहीं, ये मैं अभी बता नहीं सकता. शायद बारिश आएगी, उसके वजह से कुछ तो होगा, I don't know, वो मैं नहीं बता सकता. But that's my prediction for tomorrow. Max Verstappen first, Charles Leclerc second, Oscar Piastri third. Right. So एक्चुअली एक और चीज है इस क्वालिफाइंग के बारे में जो बहुत ही बड़ी चीज है, एंड हाउ कुड आई फॉरगेट. मैक्स वर्स्टैपन, ये पोल पोजीशन की वजह से, ओके, 2025 के जापानीज ग्रां प्री के क्वालिफाइंग के पोल पोजीशन की वजह से, he becomes only the third driver to achieve 4 consecutive pole positions at the Suzuka International Circuit. Before Max Verstappen, it was Sebastian Vettel again for the Red Bull Racing, and the first person to do this, okay, the first driver, pehla F1 driver to achieve 4 pole positions at Suzuka was Michael Schumacher. Michael Schumacher, the Schumacher SS at Suzuka, you find the connection now. So Michael Schumacher, Sebastian Vettel and Max Verstappen, only 3 drivers to get 4 consecutive pole positions at Suzuka. And ये पोल पोजीशन का जो लैप टाइम था मैक्स वर्स्टैपन का, दिस ऑल्सो बिकम्स द न्यू क्वालिफाइंग लैप record of the Suzuka International track, which was previously held again by Sebastian Vettel. That was in a Ferrari. वो lap time था 1 minute 27.064. This was back in 2019.
The new lap record by Max Verstappen is 1 minute 26 seconds, 0.983. 8 hundredths of a second faster than the previous lap record. 81 thousandths of a second faster than the previous lap record, to be precise. 81 thousandths. Guys, इसका मतलब actually ये है कि because Max Verstappen first है, that is the reason why the record obviously is on his name. I mean, but he's not the only guy to have broken the lap record this weekend. So has Lando Norris and so has Oscar Piastri. क्योंकि वो दोनों, they are just 0.044 away from Max Verstappen's time, which is still less than 0.081. What a qualifying session. ये ट्रेलर ही है, कल की जापानीज ग्रां प्री होगी, पूरा पिक्चर देखने में मजा आने वाला है. लेट्स कीप ऑन वॉचिंग. कल देखेंगे जापानीज ग्रां प्री और उसके बाद मिलेंगे यहां पे जिसका नाम है, ये है F1.